आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 2010 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे पूरे एनालिसिस के साथ सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको मैं ईच क्वेश्चन का जो आंसर बताऊंगा वो इस तरह से बताऊंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। यहाँ पर कहता है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसका हम लोग जवाब सीखे हुए हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो 0 से 1 के बीच होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डॉट 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 बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। कहता है किसी कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, यही बताना है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच प्लेटों के बीच अगर एयर होता है तो उस समय उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तब उसका फॉर्मूला ए इप्सिलॉन बाई डी होता है। इप्सिलॉन को हम लोग इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि ए इप्सिलॉन नॉट बाई डी को सी नॉट बोलते हैं, यानी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द प्लेट्स, तब का कैपेसिटेंस। तो इसको सी नॉट से डिनोट करेंगे और सी नॉट इंटू इप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो इस तरह से C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू इप्सिलॉन आर हो जाएगा। C बाई सी नॉट इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर हो जाएगा। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम लोग जानते हैं इप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से अधिक होता है। तो इप्सिलॉन आर के जगह पे C बाई सी नॉट लिखेंगे तो C इज ग्रेटर देन सी नॉट। C तब का कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया जाए, और सी नॉट तब का कैपेसिटेंस है जब प्लेटों के बीच में एयर हो। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला, इससे यह क्लियर हो गया कि एयर होने के टाइम का जो कैपेसिटेंस है उससे अधिक होता है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद का कैपेसिटेंस। यानी प्लेटों के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा, यहाँ पे सही जवाब ए नंबर होगा। ए पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है ए सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड विथ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.05 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। आप देख सकते हैं सेल का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट। जो एमीटर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं सर्किट में, तो ये तो सेल से बाहर का चीज़ हुआ, इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। करंट इन द सर्किट 2 एम्पियर है और हमको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। आई का वैल्यू 2 है, ई का वैल्यू 1.5 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0.05 है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर जिसका वैल्यू निकालना है। ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0.7 ओम आएगा। तो यहाँ पे सही जवाब जो है डी नंबर होगा। हम लोग डी पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटम को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुलाम होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू 1 गुलाम। और 1 गुलाम जो है ऐसा यूनिट है चार्ज का, तब जबकि इसका CGS यूनिट ESU होता है जो कि एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है। और 1 गुलाम जो है 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU के इक्वल होता है। तो गुलाम के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10 के पावर 9 ESU। तो ये 1.6 इंटू 3 हो जाएगा 4.8 और 10 के पावर माइनस 19 और 9 ये मिलकर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। तो चार्ज का जो क्वांटम है, चार्ज का जो पैकेट है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट में तो वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुलाम है, लेकिन सीजीएस में इसका वैल्यू 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.8 ना देकर 4.78 दिया हुआ है, 4.80 ना देकर 4.78 जो कि 4.80 के बहुत क्लोज है। तो सही आंसर जो है इस चारों ऑप्शन में हम लोग ए नंबर पे क्लिक करेंगे। ए नंबर जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, तो ए पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू WBA
बाई क्यू। इस फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिट चार्ज को बी से ए तक ले जाने में किया गया वर्क डन ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आप बी से ए तक यूनिट चार्ज को ले जा रहे हैं, तो किस रास्ते से ले जा रहे हैं, किस पाथ से ले जा रहे हैं, उसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। केवल मतलब है बी से ए तक यूनिट चार्ज को ले जाने से, चाहे आप किसी भी पाथ से ले जाए, यानी वैसा फोर्स जिसके द्वारा या जिसके अगेंस्ट वर्क डन जो है किस पाथ से ले जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके खिलाफ या जिसके द्वारा वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए नंबर। अब हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर में चार्ज रखने की जो कैपेसिटी होती है वो उस कंडक्टर के लिए एक फिक्स वैल्यू होता है कि उतने अमाउंट का चार्ज ही वो कंडक्टर अपने में रख सकता है, और उस कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। और किसी भी कंडक्टर का ये जो कैपेसिटेंस है ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट तब तक रहता है जब आप कंडक्टर को आइसोलेटेड रखेंगे। यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया आइसोलेटेड। यदि कंडक्टर के बगल में कोई दूसरा कंडक्टर ला देंगे, उस दूसरे वाले कंडक्टर को अर्थेड कर देंगे या बगल उस कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम को चेंज कर देंगे, तो उसके कैपेसिटेंस में चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर कंडक्टर के साथ ना तो आप उसके सराउंडिंग मीडियम को चेंज करें, ना अगल बगल में कोई दूसरा कंडक्टर ले आए, बल्कि उसको आइसोलेटेड अगर रखे हुए हैं, तो उसका कैपेसिटेंस जो है, चार्ज रखने की कैपेसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और इस कैपेसिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। और कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई वोल्टेज, यानी चार्ज बाई पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, चार्ज बाई पोटेंशियल, यानी ए नंबर ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। अब हम लोग बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट आवर, आप देख सकते हैं किलो बोलते हैं 10 के पावर 3 को, वाट बोलते हैं जूल बाई सेकेंड को, और यहाँ पे आवर बोलते हैं 3600 सेकेंड को। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 लाख जूल, यानी किलोवाट आवर को कन्वर्ट किए तो ये जूल में कन्वर्ट हुआ। जूल जो है एनर्जी और वर्क का यूनिट है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है, यहाँ पे एनर्जी ऑप्शन बी नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग 7 का आंसर जो है बी पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगे, चार्ज अगर मोशन कर रहा हो, तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। आप याद कीजिए, आपके 4th चैप्टर का ही नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, यानी चार्ज जब मूव करता है तो अपने चारों ओर मैग्नेटिज्म पैदा करता है, और चार्ज होने के कारण पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा कर ही रहा था। इसलिए किसी मूविंग चार्जेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो या नॉन यूनिफॉर्म, वो मायने नहीं रखता है। अगर कोई भी चार्ज मोशन कर रहा है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। इसलिए सही जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमसे पूछा गया था ये मूविंग चार्ज विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम लोग सी पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज। याद होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक पोल पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम बी होता है, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो एम इज इक्वल टू एफ बाई बी हो जाएगा। एफ जो है फोर्स है, किसी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स जो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्यू का यूनिट कुलाम होता है, भी वेलोसिटी है उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे कुलाम बाई सेकेंड इंटू मीटर लिख सकते हैं। कुलाम बाई सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। आई बराबर करेंट बराबर चार्ज बाई टाइम होता है, तो कुलाम बाई सेकेंड को एम्पियर बोलेंगे, और यहाँ पे मीटर। तो इस तरह से पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है सी नंबर है। सी पे हम लोग क्लिक करेंगे, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर होगा। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है एन एसी सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड इन ए सीरीज LCR सर्किट। द पीक वैल्यू ऑफ करेंट विल बी मैक्सिमम व्हेन। आप जानते हैं पीक वैल्यू ऑफ करेंट का फॉर्मूला LCR सर्किट में आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई जेड होता है। जेड का फॉर्मूला √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है।
आप जानते हैं कि इस जेड का वैल्यू जब मिनिमम होगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नोट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जेड के मिनिमम होने के लिए यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी जो है, इसको अगर जीरो ये वैल्यू हो जाएगा तो उस समय जेड का वैल्यू सबसे मिनिमम होगा। तो एक्सएल और एक्सी का जो सब्सट्रैक्शन है ये जीरो अगर हो जाए तो उस समय आई नोट का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी का 1/ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/LC। इसलिए अगर आप पीक वैल्यू ऑफ करेंट का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो इसके लिए आपको ओमेगा का वैल्यू √1/LC के इक्वल होना चाहिए। तो सही जवाब जो है यहाँ पे सी नंबर है, हम लोग सी पर क्लिक करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।